नमस्कार साथियों, मैं आज अपना एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूं जो कि चौथा प्रैक्टिस सेट है। 1 से लेकर 3 तक मैं आपको करा चुका हूं। 1, 2 और 3 प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा चुका हूं। और देखिए, मैं प्रैक्टिस सेट चौथा आपको कराने जा रहा हूं जो कि किसका प्रैक्टिस सेट है मैं आपको फिर से बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी पेट का प्रैक्टिस सेट है। हालांकि प्रैक्टिस सेट पेट में करा रहा हूं तो ये एग्जाम पहले 20 अगस्त को होने वाला था, ये टल कर क्या हो गया है, 24 अगस्त को हो गया है दोस्तों। ठीक है, तो 24 अगस्त को इसका एग्जाम है। तो मैं अब शुरुआत करता हूं भारतीय इतिहास से। पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में जिसके शासन काल में शुरू हुआ, किसके शासन काल में शुरू हुआ, यूनान के शासन काल में हुआ। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। इसको क्या बोलते हैं, ग्रीक मतलब यूनान के शासकों में इन्हें स्वर्ण सिक्के चलाया था। और स्वर्ण सिक्के चलाने पर एक तरफ राजाओं की आकृति हुआ करती थी और एक तरफ क्या हुआ करती थी, किसी देवता की मूर्ति के चिन्ह बनाए जाते थे। इन्हें द्विभाषा युक्त भी कहा जाता, द्विभाषा युक्त सिक्के भी कहा जाता था। कुषाण शासक विम कडफिसेस कडफिसेस ने सोने तथा तांबे के सिक्के चलवाए थे। विम कडफिसेस के सिक्के एक तरफ यूनानी लिपि थी, दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि थी। और यूकराइट वंश के सबसे प्रतापी शासक एटियाल किर्स ने जिस इसके राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा के एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया, उस पर वासुदेव का नाम अंकित कराया था। सब आपको मेरे हिसाब से आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में जिसके शासनकाल शुरू ग्रीक के शासनकाल में शुरू किया था। एक तरफ क्या करता है, राजाओं की मूर्ति हुआ करती थी और एक तरफ किसी देवी देवता की मूर्ति हुआ करती है। दूसरा प्रश्न क्या, देखिए क्या कह रहा है कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था, चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के शासनकाल में शुरू हुआ। और तंजौर का बृद्धेश्वर मंदिर आपको बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तंजौर का बृद्धेश्वर मंदिर जिसे राजा राज चोल ने लगभग 1000 में बनवाया था। और तंजौर के बृद्धेश्वर मंदिर का आपको मैं लिख दे रहा हूँ, बृद्धेश्वर बृद्धेश्वर मंदिर बृद्धेश्वर मंदिर चोलवंश इसी में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। और बृद्धेश्वर मंदिर में द्रविड़ शिल्पकला का सर्वोत्तम कृति और भारतीय वास्तुकला का कसौटी माना जाता है। कसौटी यहाँ पे बहुत ही अच्छा भारतीय वास्तुकला की देखने को मिलती है। चोल द्रविड़ शैली के मुख्य विशेषता विमान है। बृद्धेश्वर मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण अंग है गर्भगृह तथा विमान। तीन तीन भागों में बांटा गया, किस भागों में, 3 भागों में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, किसने सिक्कों में एकता लाई थी, किसने सिक्कों में एकता लाई एवं पंजाब राज्य स्थापित किया। देखिए क्वेश्चन क्या है, रंजीत, देखिए कौन सा इसमें, गुरु नानक, रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेज बहादुर सिंह। किसने सिक्कों में एकता लाई एवं पंजाब राज्य स्थापित किया था। सिक्खों में ठीक है, सिख मतलब समझ रहे हैं ना, पंजाबी जो होते हैं सिख। तो रणजीत सिंह इसको आंसर हो जाएगा। रणजीत सिंह ने सिखों में एकता कायम की एवं पंजाब राज्य की स्थापना की। और सिखों के 12 मिसाल थे, रणजीत सिंह शुकर चकिया के मिसाल थे, रणजीत सिंह शुकर चकिया के मिसाल थे। चौथा क्वेश्चन क्या है, एकता सिस्टम, एकता प्रणाली, एकता प्रथा, इसको तीनों नाम से जानते हैं। एकता प्रथा कह लीजिए, एकता सिस्टम कह लीजिए, एकता प्रणाली कह लीजिए, निम्नलिखित में से किसके समय में प्रचलित था। ये दिल्ली सल्तनत के समय क्या था, प्रचलित था। देखिए एकता प्रणाली सैनिक अधिकारियों को दी गई भूमि थी जिसमें वे लगान वसूल करते थे, किंतु उन्हें इस भूमि पर स्वामित्व प्राप्त नहीं था। मतलब उनकी भूमि खुद की नहीं होती लेकिन वो लगान वसूला करते थे। एकता पाने वाले सैनिक अधिकारी मुक्ता या अमीर कहलाते थे, मुक्ता या अमीर कहलाते थे। एकता सिस्टम कैसा था, एकता लगान वसूला जाता था। ठीक है, अधिकारियों को दी गई जमीन पर लगान वसूला जाता था। ठीक है, क्लीमेंट एटली, अगला क्वेश्चन क्या है, क्लीमेंट एटली की घोषणा क्लीमेंट इटली की घोषणा से ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की। क्लीमेंट इटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी घोषणा की। तो आज ये देखते हैं कि भारतीय के सीमित मतदान अधिकार नहीं, कैबिनेट मिशन की रचना नहीं, ब्रिटेन में भारत छोड़ने का निर्णय, ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय किया गया था। क्लीमेंट इटली ने 20 फरवरी, ध्यान दीजिएगा, 20 फरवरी 1947 को अपने उद्घोषणा में कहा कि ब्रिटिश सरकार निश्चित रूप से जून 1948 से पहले भारतीय को पूर्ण सत्ता सौंप देगी। क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इन्होंने किसकी उद्घोषणा की, क्लीमेंट एटली, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ब्रिटिश को भारत छोड़ने का निर्णय कब लिया था, 20 फरवरी 1947 को। ठीक है ना, आ जाइए आगे आ जाइए। अगला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आजाद हिंद फौज, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आजाद हिंद फौज की खोज किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसकी की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष
से आरंभ किया था। सांप्रदायिक, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन किस बार नाम किया गया? तो 1909 से इसको शुरुआत किया गया था। कब किया था? 1909 से किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार 1909 में आरंभ किया गया था। यह भारत परिषद अधिवेशन 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी साम्राज्य सेवा के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। ठीक है, 1909 में शुरू किया गया था। आपको समझ में आ गया होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ध्यान दीजिएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खान ने की थी। किसने की थी? आगा खान ने की थी। ऑल इंडिया, आप ध्यान दीजिएगा, आगा खान ने किया था। अक्सर लोग मोहम्मद अली जिन्ना कर देते हैं, इसको आप देखते हैं क्या बोलते हैं। वायसराय लॉर्ड मिंटो से प्रोत्साहन मिलने पर 30 लॉर्ड मिंटो को जिनसे प्रोत्साहन मिला था, तो लॉर्ड मिंटो सुधार के, आप अभी मैं बता दी इससे पहले वाला क्वेश्चन 1909 में, तो आगा खान से प्रोत्साहन, लॉर्ड मिंटो से प्रोत्साहन मिलने पर 30 दिसंबर 1906 को ढाका के मुसलमानों में एक सभा हुई और जिसमें मुख्य रूप से आगा खां तथा नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य मुसलमानों में ब्रिटिश सत्ता के प्रति राजभक्ति को बढ़ाना था और उनके अधिकारों तथा हितों की रक्षा करना था। मुस्लिम हमेशा राष्ट्रीय आंदोलनों के मार्ग में बाधक बनी। इसके कौन थे? आगा खान थे। ठीक है, आगे जी, भारत छोड़ो। कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने पारित किया 7 अगस्त 1942 में, ईस्वी को 1942 ईस्वी में किया। ठीक है, 7 1942 में कांग्रेस की बैठक बम्बई की ऐतिहासिक ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में हुई थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हो गई। इसी आंदोलन को गांधी जी करो या मरो का नारा दिया। इसी आंदोलन में, ध्यान दीजिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में इसको शुरुआत हो गई थी। मतलब इसी प्रस्ताव किस वक्त पारित कर दिया गया? तो 1942 में पारित कर दिया गया था और इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है दोस्तों, हालांकि आपको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा और अभी तक हम 9 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं। 10वां क्वेश्चन आते हैं। आज हम महात्मा गांधी जनवरी 1915 में वापस लौटे। कहाँ से वापस लौटे थे महात्मा गांधी? ये मुझे लगता है सभी को पता होगा। 1915 को क्या दक्षिण अफ्रीका से भारत निकले थे, भारत से वापस आए थे और वो 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। वो गोपाल की घोषणा की प्रार्थना पर CFND की सहायता से भारत लौटे थे। उन्होंने अधिवक्ता के रूप में दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष बिताए थे। कितने? 21 वर्ष इन्होंने बिताया था। और इनके किसकी सिफारिश पर आए थे ये भी पूछ सकता है। गोपाल कृष्ण गोखले के सिफारिश पर आए थे। निम्नलिखित में से किस धातु को, देखिए भूगोल के 5, सबसे पहले मैं 10 क्वेश्चन तक आ चुका हूँ दोस्तों। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु की भूरपट्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है? निम्नलिखित में से किस धातु की भूरपट्टी पर सर्वाधिक बाहुल्य है? क्या है? सर्वाधिक बाहुल्य। ठीक है, देखिए इसको याद करने का तरीका देख लीजिए। Cr, ठीक है। पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। देखिए तो इसमें सिलिकॉन तो दिया नहीं है तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा। भारत के पूर्व सर्वाधिक बाहुल्य सिलिकॉन तथा एल्यूमिनियम का पृथ्वी भूपर्पटी, जिसे हम सियाल के नाम से भी जानते हैं, 2 तत्वों से बना है। सियाल, ऑप्शन सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो सबसे ज्यादा इसमें ऑप्शन सी ऐसा ही, सिलिकॉन तो दिया नहीं है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है। देखिए निम्नतम परत क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फेयर कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वायुमंडल की न्यूनतम परत। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। ठीक है, क्षोभमंडल वह वायुमंडल का सबसे निचला परत है। इसकी सर्वाधिक ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर, ध्रुवों पे 8 किलोमीटर है तथा मानव के लिए क्षोभमंडल सभी परतों को अधिक तथा ऋतु, मौसम, लगभग सभी घटनाएं जो मानव पर प्रभाव डालती है इसी परत से होती है। जो मानव पर प्रभाव डालती है किसमें होती है? क्षोभमंडल में होती है। किसमें होती है? क्षोभमंडल में होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13वां क्वेश्चन, गोदावरी नदी गोदावरी नदी बहती कहाँ? देखिए, गोदावरी नदी एक प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, गोदावरी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम में थी। इसकी इस नदी की लंबाई कितनी पता है? 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर है। और 50% भाग इसका महाराष्ट्र में है। ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन चौथा होगा। उसके बाद एक कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में से बहती है। ठीक है, गोदावरी नदी कहाँ कहाँ बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसी हिसाब से इसका ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में? ध्यान दीजिएगा, सबसे ऊंची चोटी की बात किया गया है। सबसे सबसे ऊंची चोटी भारत की अगर पूछा जाए तो कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कंचनजंगा हिमालय की तीसरी जो कि सबसे ऊंची हो जाएगी, जो कि भारत में है। और भारत में कहाँ पे है दोस्तों? भारत के सिक्किम जिला में। कहाँ पे है? भारत के सिक्किम जिला में है। और ये सिक्किम और नेपाल सीमा पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी 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 सोने की खान स्थित है? निम्नलिखित किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? तो हम बता सकते हैं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, हट्टी सोने की खान कहाँ पे है? कर्नाटक। देश कुल स्वर्ण उत्पादन का लगभग 98%, लगभग 98% कर्नाटक राज्य के कोलोर तथा हट्टी कोलोर कोलोर तथा हट्टी, ये हट्टी यहाँ पे ही है। कोलोर तथा हट्टी के खानों से प्राप्त होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। 15 क्वेश्चन तक आ गए हम लोग। अब आ जाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था, पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन दिया, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया जाता है? योजना अवकाश किसके द्वारा? तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया जाता है। ठीक है, तो प्लान हिल हॉलीडे के तात्पर्य उस त्रिवर्षीय योजना 1966 से लेके 1969 तक, 1966 से लेकर 1969 से है। जो तीसरी पंचवर्षीय 1961 से लेकर 1966 तक है। कितना? 1961 से लेकर 1966 के बाद लागू की गई। इस योजना के दौरान नई कृषि नीति के अंतर्गत उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीजों का वितरण किया गया था। वितरण के बारे में बताया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? इसका आंसर तीसरा हो गया। 16 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 16 का सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाइए दोस्तों, अगला देखते हैं। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना लियोनेटिव का इनपुट नहीं, हेलाडोमर मॉडल, महालनोबिस का 4 नहीं। तो देखिए, किस पे था? हेलाडोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको बता दें कब से कब चली है? 1951 से लेके 1956 तक चली है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और ये किस पे आधारित थी? हेलाडोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई तथा विद्युत के क्षेत्र में निवेश के स्तर को ऊंचा उठाना तथा आधारभूत संरचना के विकास दर में वृद्धि करना। और 1956 में नेहरू महालेनोबिस मॉडल, नेहरू यहाँ पे दिया नहीं है। नेहरू मतलब 1956 वाला जो इसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, वो नेहरू महालेनोबिस मॉडल के लागू हो जाने से पुरानी विकास नीति बदल दिया गया। और इस विकास नीति के अंतर्गत उद्योगों को विकास तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अधीन भारी उद्योगों पर विकास पर अत्यधिक बल दिया गया। इसी प्रकार से 17वां का 2 आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आज 18वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य नहीं है? देखिए, दीनदयाल मतलब DDU ग्रामीण कौशल, DDU-GKY ऐसा कहीं लिखा होगा तो समझ जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो ये किसका उद्देश्य नहीं है? तो इसका उद्देश्य जानते हैं, ग्रामीण युवाओं को शामिल कर ट्रेनिंग देना। ये पहला सही होगा। उसके बाद सरकार से स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता, ये एकदम गलत है। केवल BPL अनुसूची और जाति अनुसूची जनजाति करके रोजगार प्रदान करना, ये भी सही है। देखिए, इसको मैं समझा देता हूँ। कौन ये नहीं है? तो जब कोई ये तीनों है तो ये वाला नहीं हो जाएगा। इसका मतलब हमारा रियलिटी में क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों,
मैं इसको अच्छे से डिटेल में समझा देता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना या डीडीयू जी के वाई भारत सरकार की युवाओं को रोजगार प्रदान करता, मतलब ये इसमें युवाओं को रोजगार प्रदान करना है और कौशल परीक्षण देना है। ग्रामीण युवाओं को विशेष रूप से बीपीएल और एससी एसटी वर्ग को युवाओं को, ये भी देखिए बीपीएल और एससी एसटी जनजातीय वर्गों के लिए रोजगार प्रदान करना है। और इस कार्यक्रम में 2007 में कौशल कौशल परीक्षण कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार निर्माण करना है। ठीक है, रोजगार निर्माण करना है। ठीक है दोस्तों, 18 पॉइंट। ठीक है, 18वां क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ये नहीं है पूछा है, अगर पूछता कि कौन है तो 1 2 3 हो जाता, उसके बाद ये दूसरा हमारा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, 18वें क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब आ जाते हैं 19वें क्वेश्चन पे। अब आ जाइए, देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, चुंगी क्या है? आशा करता हूँ कि आप सभी बातों को जानते होंगे। चुंगी एक प्रकार का क्या है? टैक्स है। क्या है? चुंगी एक स्थानीय कर है। लोग चुंगी लेते हैं, आप ध्यान दिए होंगे, चुंगी कर। चुंगी क्या है? टैक्स है। ठीक है, आज चुंगी एक स्थानीय कर है जिसे राज्य सरकार द्वारा उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जिन्हें निजी उपयोग के लिए बिक्री तथा उद्देश्य शहर राज्य से खरीदा जाता है। सामान्यतः यह वस्तु की भार कीमत वस्तुओं के कुल संख्या के आधार पर लगाया जा सकता है। यह कर निश्चित वस्तु जैसे खाद्य पदार्थों शहरों पे प्रवेश पर लगाया जाता है। 1 जुलाई 2017 को वस्तु सेवा कर की इसमें ये बातें की गई हैं और लागू होने से इसे कानून में अस्तित्व समाप्त हो गया है। जब से 1 जुलाई 2000 को जीएसटी लग गया है। 1 2017 को जब जीएसटी लगा, जीएसटी लगने के कारण अब इसके कानून में अस्तित्व समाप्त हो गया है और वर्तमान में इस समय स्थायी पे ईवे बिल का प्रयोग किया जाता है। ईवे बिल का प्रयोग किया जाता है। बस इतना पूछा, इतना समझिए। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई थी? भारत में मौद्रिक नीति आप समझ जाइएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई के द्वारा बनाई गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ भारत में मौद्रिक नीति बनाता है। कौन बनाता है? भारतीय मतलब दो ये बनाता है। जिस नीति के अनुसार किसी देश की मुद्रा का प्राधिकारी मुद्रा आपूर्ति का निगमन निगमन करता है और उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। इसका उद्देश्य राज्य के आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्वायत्त सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। आज आप देखिए, लोक प्रशासन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के प्रश्न हैं, इसके भी हम लगाते हैं। तो आइए लगाते हैं, राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? देखिए इसका किसका आंसर हो जाएगा? सीधे राष्ट्रपति से है। कार्यकारी सरकार के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, मुख्यमंत्री से, राज्य के राज्यपाल से है। राज्य के राज्यपाल से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में राज्यपाल के शासन से। ठीक है, यदि राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो कौन राज्य करेगा? राज्यपाल। असली में कौन राज्य करेगा? राज्यपाल करेगा। संघ सरकार द्वारा प्राप्त 22 क्वेश्चन, संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली किस निधि में जाता है? जितने भी संघ के द्वारा क्या किया जाता है, ऋण वसूली किया जाता है तो किसमें जाता है? भारत के लेखा लोक लेखा, भारत के आकस्मिक निधि में जाता है, भारत के सम्मिलित विधि में जाता है। इनमें से कोई नहीं। देखिए जितने भी सब ऋण वसूली किया जाता है वो कहाँ जाता है? भारत के लोक लेखा में जाता है। संघ को मिली हुई सभी राजस्व ऋण वसूली भारत के समेकित निधि में जमा होती है। किसमें? समेकित निधि में जमा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। मूलभूत संविधान में अगला क्वेश्चन क्या दिया है? मूलभूत संविधान में संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ठीक है, 23वां का आंसर क्या हो जाएगा? राजनीति निर्देशात्मक तत्वों में, राजनीति निर्देशात्मक तत्वों में। ठीक है, भारतीय संविधान के किस संशोधन प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? ठीक है, देखिए 2 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष बाद में जोड़े गए हैं। तो ये कब जोड़े गए थे? तो ये तब जोड़े गए थे जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वें संविधान संशोधन दिसंबर 1976 में प्रस्तावना ने समाजवादी दिसंबर लिख लीजिए यहाँ पे, दिसंबर 1976, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दिसंबर 1976, दिसंबर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता सब जोड़े गए थे। इस संशोधन में 55 अनुपरिच्छेद थे और संविधान के अधिकांश महत्वपूर्ण उपबंधों और संशोधन करने के कारण इसे लघु संशोधनी संविधान की संज्ञा दी जाती है। इसको क्या दी जाती है? लघु संविधान संशोधन की संज्ञा दी जाती है। आज ये 25वें क्वेश्चन पे, राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया था। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया था। राजस्थान पहला राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना इसी ने पंचायती राज अवस्था की स्थापना की थी। इसी ने क्या की थी? पंचायती
राज व्यवस्था, सबसे पहला राज यही था। और कब की थी? 1959 में, ठीक है। 1959 में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के नागौर जिले में इसका उद्घाटन किया था। इसका अतिरिक्त मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने सर्वप्रथम विधि निर्मित करके 1993 संपूर्ण राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की लागू किया था। ठीक है दोस्तों, आ जाइए 25वें क्वेश्चन पे। अब आ जाइए, देखते हैं सामान्य विज्ञान के भी 5 क्वेश्चन। तो 26 है, ये परखलनित शिशु से संबंध में तथ्य क्या है? तो परखलनित मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है देखते हैं। अंडे का निषेचन गर्भाशय में होता है। नहीं, गर्भाशय में तो बिल्कुल प्रयोग नहीं होता क्योंकि ये परखनली शिशु है, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी। भ्रूण का पूर्ण विकास परखनली से होता है। नहीं, भ्रूण को 2 महीने बाद गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। नहीं, अंडे का निषेचन माँ के शरीर के बाहर के, हाँ जी ये सही, अंडे का जो निषेचन होता है वो कहाँ किया जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबी में किया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब में किया जाता है। मतलब माँ का अंडे का जो निषेचन होता है वो माँ के शरीर के बाहर किया जाता है। ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे समझते हैं कि 27वां का क्या आंसर हो जाएगा। किसके उपस्थिति के कारण जो है कि पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो पादप कोशिका और जो है जंतु कोशिका क्लोरोप्लास्ट के द्वारा इसको पाया जाता है। किसके द्वारा? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और पशु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ठीक है, आ जाइए आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में संपूर्ण ऊष्मा परिवर्तन समान होती है, चाहे वो एक या कई चरणों या दो अधिक चरणों में लाई गई, इसे कहा जाता है। देखिए, रासायनिक प्रतिक्रिया क्या है? हेस का नियम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? हेस का नियम कहते हैं। हेस के नियम के अनुसार रासायनिक प्रतिक्रिया में संपूर्ण ऊष्मा परिवर्तन समान होती है, चाहे वह एक या कई चरणों में हो या दो से अधिक चरणों में लाई गई हो। यह नियम प्रतिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन सही परिवर्तन का जोड़ है। यह नियम स्थिर अवस्था में प्रत्यक्षीकरण करता है। ठीक है, हेनरी हेस का नियम यही कहता है। ठीक है, हेस का नियम क्या कहता है? यही कहता है। आगे आ जाइए, कैंडेला। कैंडेला का इकाई क्या हो जाएगा? कैंडेला का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मतलब एसआई इकाई क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता। क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता। अब ज्योति तीव्रता यहाँ पे दिया नहीं है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चमकदार तीव्रता कह सकते हैं। और इसको इंग्लिश में और क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, साइंस का अंतिम क्वेश्चन। एक समय अंतराल के दौरान जबकि कण की गति बढ़ जाती है क्योंकि यह एक्स एक्स अक्ष पर चलता है, इसका वेग और त्वरण हो जाता है। देखिए क्या प्रश्न है कि एक समय के अंतराल के बाद क्या हो जाता है? एक समय के अंतराल के दौरान जबकि कण की गति बढ़ जाती है क्योंकि एक्स अक्ष पर चलता है, इसका वेग और त्वरण हो सकता है। इसका वेग और त्वरण हो सकता है। क्या हो सकता है? ऋणात्मक और क्या हो सकता है? ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, तीसरा आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? 30। देखिए, एक समय अंतराल के दौरान जबकि कण की गति बढ़ जाती है क्योंकि ये एक्स अक्ष पर चलता है, तो इसका वेग और त्वरण क्या हो जाता है? दोनों क्या हो सकता है? ऋणात्मक होगा। जब ऋणात्मक होगा तभी तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। प्रारंभिक अंकगणित। देखिए, ये क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ, आप थोड़ा सा दिल थाम के बैठ जाइए। देखिए कैसे, दो संख्याओं को ज्ञात की जिनका योग 32 और गुणनफल 256 है। तो हालांकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों को स्क्वायर याद हो गया होगा। स्क्वायर 1 से 30 तक कम से कम याद कर लीजिए, और कम से कम 1 से 15 या 1 से 20 तक क्यूब याद करें। देखिए, ये 16 का स्क्वायर था। हम देखते हैं, ऑप्शन ये लेते हैं, पहला ऑप्शन। जब पहला ऑप्शन है 16 और 18 जोड़ेंगे तो 32 हो सकता है, नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? 16। 16 में 16 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 256। तो हमारा दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हालांकि मैं कहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आएगा। तीसरा देखिए, 20 और 12 जोड़ेंगे तो 32 आ रहा है, लेकिन इसका गुणा करेंगे तो 56 नहीं आएगा। 256 नहीं आएगा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। इनमें से कोई ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 31 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। इसको मैं आपको समझा भी सकता हूँ, अच्छे से आपको समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं दिया हुआ x प्लस वाई, मतलब हम दो नंबर हैं तो कितना है? इसका योग 32 दिया हुआ है, और एक दिया हुआ x इंटू वाई, तो इसका योग कितना, इसका गुणन कितना दिया? 256 दिया है। तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, x x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज माइनस माइनस नहीं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है?
4xy हो जाता है। क्या हो जाता है? 4xy हो जाता है। x प्लस वाई का योग दिया हुआ है 32, 32 का स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा x माइनस वाई इसको रहने देते हैं जैसे को तैसा, और 4 इंटू क्या हो जाएगा? 256 हो जाएगा। 4 इंटू 256 हो जाएगा। इसको उधर लेके जा, इसको उधर लेके चलते हैं, इसको क्या करते हैं इधर लेके चले जाते हैं, या इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। ये 32 का जब स्क्वायर करेंगे आप, तो 32 का स्क्वायर 1024 हो जाता है। तो माइनस एक्स का, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 1000 क्या हो जाएगा? माइनस इधर लेके जाएंगे तो 1024 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये भी 1024 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी आप लोगों को दिखा नहीं, ये भी 1000 क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये पूरा पूरा कट जाएगा, बराबर ये माइनस हो जाके ये भी 0 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? y हो जाएगी। तो हम यहाँ पे x के लिए मतलब x और y दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे x की y रख देते हैं। तो x की जगह हम क्या रखते हैं? y रख देंगे। तो y इंटू वाई बराबर 256। तो y स्क्वायर बराबर 256, 256 और y बराबर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आंसर आपका 16 आ गया। हालांकि मैंने आपको ऑप्शन से बहुत अच्छे तरीके से बताया है, मैं आपको बेसिक तरीका भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि 2 वर्षों में 400 रुपये पर ब्याज से 800 रुपये के ब्याज पे 40 अधिक, मतलब कि 800 रुपये का 2 वर्षों में जो भी मिला है, तो मूलधन हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 2 वर्षों का मान लेते हैं ये एक्स होगा, रेट हमको नहीं पता है, रेट नहीं पता, 800 रुपये भी रेट, इसका जो भी ब्याज आएगा वो 400 रुपये का 2 आर और बटा 100, ये कितना आ जाएगा? 40। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये जीरो 2 जीरो कट जाएगा, कितना हो? 16 आर, कितना हो जाएगा? 16 आर माइनस 4 दूनी के 8 आर, कितना हो जाएगा? 8 आर बराबर कितना हो जाएगा? 40। इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा 8 आर बराबर 40, आर बराबर क्या हो जाएगा? 40/8 हो जाएगा। 40/8 हो जाएगा। तो हमने देखा कि रेट हमारा कितना आ गया? 5% आ गया। रेट हमारा कितना आ गया? 5% इज द आंसर। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। रेट ही हमको पूछा साधारण ब्याज दर, ब्याज यहाँ पे थोड़ा सा लिखा नहीं, गलती गलती लिख दिया, ठीक है। ब्याज दर ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक और अब्दुल, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एस अशोक और ए बी मतलब अब्दुल का औसत उम्र कितना था? 45 था। तो दोनों का गुणा कर देंगे, जाके 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों का योग 90 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान देते हैं अब्दुल और एंथनी मतलब ABDUL, अब्दुल का प्लस एंथनी का ANTHNYNMONY, एंथनी का कितना है? 50 है। तो ये कितना हो जाएगा? दोनों मिला के 100 हो जाएगा, ठीक है। एंथनी और अशोक, AN लिख ले रहा हूँ, एंथनी प्लस अशोक AS यहाँ पे इन दोनों का कितना है? इसका 35, मतलब ये कितना हो जाएगा? ये दोनों मिला के 70 हो जाएगा। यदि इन तीनों इक्वेशन को जोड़ा जाए, पहला इक्वेशन, सॉरी दूसरा इक्वेशन और तीसरा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमको 2 अशोक मिलेगा, 2 बाहर ले लेंगे, 2 अब्दुल मिलेगा, 2 अब्दुल मिलेगा और 2 एंथनी मिल जाएगा। तो अशोक प्लस अब्दुल प्लस एंथनी, एंथनी मिल के कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ के 100, 170, 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 260। 260 हो गया। जब 260 इसमें 2 का हमने भाग दिया तो कितना हो जाएगा? अशोक प्लस अब्दुल प्लस एंथनी बराबर 130 हो जाएगा। ये हमारा चौथा इक्वेशन है, ठीक है दोस्तों। अब आज ये पूछा क्या? अशोक की आयु ज्ञात कीजिए। तो एक बात है, हमको अब्दुल और एंथनी की एज हमको पता है। अब्दुल की और एंथनी कितना है? 100 है। तो क्या हो जाएगा? अशोक की उम्र कितनी हो जाएगी? तो अशोक, इन दोनों को हम यहाँ पे 100 लिख रहे हैं, उधर जाके क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 130 में से यदि 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो अशोक की उम्र कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। अशोक की उम्र कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। हालांकि मैं आपको समझा दूं, आपको समझ में आ गया। कोई सी प्रकार कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 34 क्वेश्चन। 33 माइनस अंडर 35 का वर्गमूल कितना होगा? ध्यान दीजिए, वर्गमूल पूछा है, वर्गमूल का वर्गमूल, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको आपको बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से मैं इसको आपको समझा दूंगा, आप देखिएगा, ठीक है। आप देखिए क्या दिया, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या दिया है। 33 माइनस 4 अंडर रूट 35। ध्यान दीजिए कि ये जो भी दिया हुआ है कहीं ना कहीं किसी का स्क्वायर है। ये किसका है? ए प्लस बी में किसी तरीके से ए प्लस बी आई माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। तो ये जो बन रहा है ना, ये हमारा 2AB होता है। क्या होता है? 2AB। तो हम लिखेंगे क्या? देखिएगा, 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख लेते हैं। उसके बाद इसको अंडर रूट 2 को क्या लिख सकते हैं? 7 जोड़ सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट
5 लिख सकते हैं। ये हमने इस तरीके से लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 2 दूनी के 4 हो जाएगा और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा। और ये -33 तो ऑलरेडी है ही है। तो देखिए 2 हो गया और ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो अब इसको भी हमको तोड़ना होगा, तो कैसे तोड़ेंगे? ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 2√7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर। तो आप ध्यान देंगे, जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7, इसका करेंगे 4, 7 चौक 28, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 28 और प्लस 5, 28 और प्लस 5 जब करेंगे देखिए 33 आ गया। आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आगे आ जाइए, देखिए क्या करेंगे अब इसको, आगे इतना समझ में आया होगा। उसके बाद जो ये ऑलरेडी है तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2√7 इंटू √5। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पे माइनस, यहाँ अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? 2√7 माइनस √5 का स्क्वायर बन रहा है। 2√7 माइनस 2√5 का क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। तो जब इसका अंडर रूट ले लेंगे, जब इसका क्या लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे, तो इस वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा। इसका मतलब 2√7 माइनस 5, 2√7 माइनस √5 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान देगा, जब वर्गमूल से कोई चीज़ बाहर निकलती है, तो वर्गमूल से जब कोई भी चीज़ बाहर निकलती है, क्या किस फॉर्म में रहती है? प्लस और माइनस में रहेगी। किस फॉर्म में? प्लस और माइनस में रहेगी। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये 7 तो है नहीं, 2 √ ये देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन नंबर 34वां का क्या हो जाएगा? 2 नहीं, प्लस यहाँ पे नहीं, ये भी नहीं होगा। 200, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये 4 जो नीचे आ गया तो हमारा 4 यहाँ पे होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। गुणनफल इतने 7 सते इसका देखिए 7 के पावर 153 है, तो 53 जो है तो 4 से हम क्या करेंगे? 153 का भाग दे देंगे, तो 4 तिहाई 12 और 12 में से ये बचा 3, 4 बटे 32, 8 पर मतलब 1 आ गया। मतलब ये 7 के पावर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 7 के पावर 1 आ जाएगा, क्योंकि हमको इकाई अंक देखना है। उसके बाद देखिए एक का इकाई अंक चाहे कुछ भी कर लीजिए, एक ही होगा, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो जाए। मैं आपको बता चुका हूँ, चाहे 1 हो, 0 हो, 6 हो, 5 हो, इन सभी संख्या के ऊपर चाहे कुछ भी, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, इनके ऊपर कुछ भी आप रख देंगे पावर में, इनका इकाई अंक हमेशा सदैव वही रहेगा, वही अंक आ जाएगी। तो इस 7 के इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो हमारा गुणनफल का इकाई अंक जो गुणनफल हमने लिया है, उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाइए सामान्य हिंदी पे आ जाते हैं। यह किरण का पर्यायवाची है। किरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? किरण का पर्यायवाची मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आएगा। अब आइए देखते हैं किरण का पर्यायवाची क्या होगा। तीर, तीर, कूल, कूल, रश्मि, अनल। किरण का तो तीर हो नहीं सकता, कूल हो नहीं सकता। रश्मि, रश्मि का मतलब जानते हैं? किरण का कुछ क्या है? रश्मि, किरण का क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किरण के कुछ पर्यायवाची क्या क्या? कर है। किरण के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? रश्मि, किरण मतलब होता है प्रकाश, ठीक है। उसका अंशु हो गया, मची हो गया, मई हो गया, काली हो, कला हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? किरण के पर्यायवाची। किरण मतलब पर्यायवाची का मतलब उसी के समान अर्थ। विलोम नहीं पूछा है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित सबसे अशुद्ध शब्द पहचानिए। देखिए कैसे इसमें पहचानना है। सबसे पहले कल्याण, ठीक है, कल्याण हो गया। भाषा और नमस्कार, ये शुद्ध वस्तु, लेकिन कल्याण ऐसे नहीं लिखा जाता। ध्यान दीजिएगा, तो हमारा चौथा इज द सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये अशुद्ध है। निम्नलिखित प्रश्नों में संधि पहचानिए। देखिए संधि अत्यावश्यक, अत्यावश्यक वह संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है? अतिधन आवश्यक, अतिधन आवश्यक। देखो जब इसको ऐसी ऐसी संधि को क्या बोलते हैं? यड़ संधि बोलते हैं। मैं संधि के ऊपर वीडियो जल्दी बनाऊंगा, 2-4 दिन के अंदर आपको संधि से भी रिलेटेड वीडियो पूरी अच्छी तरीके से मिल जाएगी। मैं आपको अच्छे तरीके से समझा के उसका वीडियो आपको मैं दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। अब आ जाइए देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। आय, आय का सर्वोत्तम जो है वह होता है 39 का क्या हो जाएगा? 39 का वह। आप सुने होंगे आय व्यय, आय व्यय। आय मतलब होता है कमाना, व्यय मतलब होता है खर्चा करना, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट 44वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉरी 44 नहीं, 40 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखिए निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। जो शुद्ध है उन्हीं को हमको पहचानना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई, तो ये तो गलत लग रहा है।
या शुद्ध है, ठीक है। यहाँ यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन में का लक्ष्य बनाना चाहिए। एकदम करेक्ट है, कहीं से कोई इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, होने को है, यहाँ पे गड़बड़ी थी। विश्वनाथ अपने परिवारियों में ही गड़बड़ा गया। कई वर्षों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्रा की बड़ी लालसा थी, यात्राओं की लालसा नहीं होगी, ठीक है। आज ये सामान्य अंग्रेजी पढ़ते हैं। सामान्य अंग्रेजी के भी कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस एग्जाम में। आइए देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ईच सेंटेंस हैज 4 पार्ट, मेक द पी क्यू आर एस, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद द एरर एंड मार्क योर आंसर। इफ देयर इज नो एरर, मार्क नो एरर एस, ठीक है। यदि पी क्यू आर एस में कोई त्रुटि दी हुई, कोई गलती, तो उसको आप बताइए। अगर नहीं एरर दिया तो आप एस ऑप्शन चुनेंगे। द रीजन वाई पी हैज रिजेक्टेड was because he was too young, नो एरर। देखिए इसमें कितने पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया, ठीक है। पी क्यू आर इस 4 सेंटेंस में बांटा हुआ है। इसमें से हमको क्या करना है, बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ देखिए, द रीजन वाई ही was rejected was because he was too young, was because to was that he was too young होना चाहिए। अब देखिए हमको लग रहा है आर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या गलती है, वहाँ वहाँ पर यहाँ पर was that he was too young का प्रयोग होगा, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, he was too young का प्रयोग होगा, ठीक है। he was that, was यहाँ पे दैट लग जाएगा, यहाँ पे क्या लगेगा, दैट लग जाएगा, ठीक है। आगे, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें जो गलती स्पेलिंग है उसको क्या करिए, चूज करिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, वोबल, चेंजेबल, स्क्रेमेबल, ये तो सही है, स्क्रेमेबल, चेंजेबल भी सही, स्क्रूटिनाइज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। वोबेल होता है, वोबेल। दोस्तों तो यहाँ पे वोबेल सही होगा, स्क्रेमेबल भी स्पेलिंग सही है, चेंजिएबल का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। मिस स्पेल चाहिए तो हमारा दूसरा ऑप्शन था। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, CHANGEABLE, यहाँ पे ए छूट गया, इसीलिए कौन सी स्पेल मिस स्पेल्ड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मिस स्पेल्ड हो जाएगी। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि डायरेक्शन के क्वेश्चन है, मतलब 3 क्वेश्चन आपको इसमें पढ़कर पैराग्राफ से करने हैं। आइए पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दिया हुआ, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, हैव यू एवर सीन हियर्ड समवन यूज द फ्रेजेस वंस इन ए ब्लू मून। People use this expression to describe some things that they do not very often. For example, sometimes someone might say that he tries to avoid eating sweets because they are unhealthy, but will eat chocolate once in a blue moon. Or someone who does not usually like to go to the beach might say, I visit the shore once in a blue moon. While many people use this phrase, not everyone know the meanings behind it. The first thing to know is that the moon itself is never actually blue. पहली चीज आप जान जाइए कि मून कभी ब्लू नहीं होता है, actually not blue, never actually blue. This is just an expression. The phrase blue moon actually has to do with the shape to the moon, not the color. As the moon travels around the earth, it appears to आगे पढ़ते हैं इसको। देखिए, चेंज शेप, वी एसोसिएट सर्टेन नेम्स विथ सर्टेन शेप्स टू ऑफ द मून। फॉर एग्जाम्पल, वेन वी कैन सी ए स्मॉल पार्ट ऑफ द मून, इट इज कॉल्ड द क्रिसियंट मून। क्या बोलते हैं इसको, क्रिसियंट मून बोलते हैं। ए क्रिसियंट इज द शेप दैट लुक लाइक द टिप of a fingernails when we cannot see the moon at all. It is new moon. It is new moon. When we can see the entire moon, it is called a full moon. Usually there is only one full moon every month. Sometimes, however, there will be 2 full moons in one month. When this happens, the second full moon is called a blue moon. Over the next 20 years, there will only be 15 blue moons. As you can see, a blue moon is very rare event. This fact has led people to use the expression once in a blue moon to describe other very rare event in their life. देखिए ब्लू मून से इससे पहले वाले भी सीरीज में मैंने आपको इसके कराए थे। आइए देखते हैं क्या इसका क्वेश्चन का आंसर देता है। देखिए क्या दे रहा है, यूजिंग द पैसेज एज ए गाइड
it can be understood that which of the following sentence does not contain any an expression। तो कह रहा है रोहित has lost of mind an apple a day keeps the doctor away। तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दो, ये एकदम सही है, ये इसका कोई मतलब नहीं, ये भी सही नहीं, ये भी सही है, ठीक है। अगला देखिए, the author writes, as you can see a blue moon in a very rare event, the purpose of this statement is to। इसका पर्पस क्या है, देखिए कहना चाहता है कि द ऑथर एज यू कैन सी ए ब्लू मून इज वेरी रेयर इवेंट, इसका मतलब क्या है, सपोर्ट एंड अपकमिंग कंक्लूजन, इसका मतलब क्या है, सपोर्ट एंड अपकमिंग conclusion। Which of the following would be good example of someone doing some things once in a blue moon। क्या गुड एग्जाम्पल है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, अखिल रियली रिमेंबर टू टेक आउट द ट्रेस, अखिल टेक आउट द ट्रेस वंस इन द ब्लू मून, क्या हो जाएगा, इसका आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए तर्क और तर्क शक्ति के बारे में पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, तर्क और तर्क शक्ति का। ये फैमिली से रिलेटेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पी, ये इसको एस बोलते हैं ऐसे करके, क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू की माँ है, पी हैशटैग का मतलब है पी क्यू का पिता है, पी एट द रेट का मतलब है पी क्यू की का पति है, पी परसेंटेज का मतलब है कि पी क्यू की बेटी है। तो व्यंजक ए, ध्यान दीजिएगा, ए एट द रेट बी। तो अब देखते हैं क्या एट द रेट है हमारा, इसका मतलब पी क्यू का पति है, मतलब ए जो है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ए जो है बी का क्या है, पति है, तो ए प्लस हो जाएगा, इन दोनों के बीच ऐसे हम साइन लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। आइए आगे, उसके बाद बी, ये एस सी, मतलब बी एस सी मतलब पी क्यू का माँ है, मतलब बी जो है सी की माँ है, मतलब बी ये माँ लड़की हो गई, और ये सी का क्या हो जाएगा, सी इसका बेटा या बेटी हो जाएगा, ठीक है। अब हैशटैग डी है, तो हैशटैग डी क्या दे रहा है, देखिए हैशटैग डी का मतलब होता है पी क्यू का पिता है, मतलब सी जो है डी का क्या है, पिता है, ये प्लस हो जाएगा और ये डी का पिता हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, डी परसेंटेज के, मतलब डी का मतलब क्या है, डी परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, पी क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू की बेटी है, तो डी जो है क्यू की बेटी है, डी किसकी बेटी है, के की बेटी है, के की बेटी है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, उसके बाद के एस मतलब पी क्यू की माँ है, मतलब के एच का, के जो है एच की, के डॉट एस, एच का मतलब पी क्यू की माँ, मतलब के जो है क्यू की माँ है, के किसकी माँ है, क्यू की माँ है, ठीक है। अब आ जाइए, निगेटिव हो जाएगा, आगे देखते हैं क्या बन रहा है इसका। तो ध्यान दीजिएगा, जब इन दोनों का बीच संबंध, क्योंकि इन दोनों बेटा है तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो देखिए ए और एच, ए का एच से क्या था, ए और एच का संबंध क्या हो जाएगा, ये लड़का है तो क्या हो जाएगा, दादा का संबंध हो जाएगा, क्या है, एच का दादा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तस्वीर, अगला क्वेश्चन देखिए, तस्वीर में एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए पाडी कृष्ण नपे ने कहा, एक तस्वीर यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, उसकी तरफ इशारा करते हुए कोई पी है, पाडी कृष्ण ने कहा, नपे ने कहा, उसकी बहन, मतलब इसकी बहन कोई होगी, इसकी बहन कोई होगी, बहन के पिता, बहन के जो पिता जो होंगे, पिता होंगे, पिता की एकमात्र बेटी, जो पिता जो होंगे उसकी एकमात्र बेटी यही होगी खुद, मेरी बेटी एकमात्र, इसकी भी इसके पिता की एकमात्र बेटी मेरी मेरी बेटी है, इसका मतलब ये इनका इससे संबंध क्या है, इसका इससे संबंध क्या हो जाएगा, एक मिनट फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, गड़बड़ हो गया है। देखिए पाडी कृष्ण ने क्या कहा, पाडी पी जो नाम की लड़की, उसने कहा कि पाडी कृष्ण ने उसके इशारा, उसकी बहन, मतलब ये जो लड़का है इसकी जो बहन है, इसकी जो बहन है, इशारा करते पर उसकी बहन के पिता, उसकी बहन के पिता, मतलब इसके पिता दोनों के सेम हो जाएंगे, तो दोनों पिता की एकमात्र बेटी, मतलब इसकी एकमात्र बेटी, मतलब ये लड़का हो जाएगा, ये लड़का हो जाएगा, एकमात्र बेटी मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मतलब ये जो है, ये पी जो है, ये पी जो है, ये इसके पिता, ये पी इसके साथ हस्बैंड वाइफ है, इसके साथ क्या हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ, तभी तो इसकी बेटी है। तस्वीर में दिखाए गए व्यक्ति का पार्टिग्राफ, तस्वीर में दिखाया गया, जो तस्वीर में दिखाई गई है उसकी बहन के पिता का एकमात्र, मतलब उसकी बहन
के पिता का, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमको लग रहा है बेटा का रिश्ता हो जाएगा। किसका रिश्ता हो जाएगा, बेटा का रिश्ता हो जाएगा। सही दोस्तों, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसका मैंने आपको बनाया, इसका रिश्ता क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 47 है, तो पहले बहन का क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा। देखिए, ये पी नाम की कोई लड़की थी, इसने एक तस्वीर को इशारा किया। क्या किया, एक तस्वीर को ऐसे इशारा किया, करी इसकी बहन, इसकी जो बहन है, ये नेगेटिव साइन, उसके पिता ये होंगे, उसके पिता की इकलौती बहन ये है, तो ये लड़का हो जाएगा। मतलब इकलौती की बात है, तो उसका इस लड़के से, मतलब ये दोनों पति पत्नी, तभी तो इसका लड़की हो जाएगी, तो इसका इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, बेटा का रिश्ता हो जाएगा। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न में 1 और 2 के रूप में 2 चिन्हित कथन शामिल हैं। आपको यह तय करना है कि कथन दिए गए डेटा नीचे के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें, चुनें। एक दिन में एक दिए गए महीने में 15वीं तिथि को कौन सा दिन है। एक दिए गए महीने की 15वीं तिथि को कौन सा दिन है। महीने का अंतिम दिन बुधवार है। महीने के तीसरे शनिवार को 17वीं तिथि पड़ती है। महीने के तीसरे शनिवार को 17वीं तिथि पड़ती है। इसका आंसर देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये महीने का अंतिम दिन बुधवार है, तो हमको तो पता ही नहीं कि महीना कौन सा है। हमको महीना तो पता ही नहीं कि फरवरी है कि मार्च है कि अप्रैल है। कोई महीने में 30 दिन होता है, कोई महीने में 31। तो हमारा तो पहला तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन महीने की तीसरे शनिवार को 17वीं तिथि पड़ती है। तीसरे शनिवार को क्या पड़ती है, मतलब 1 से लेकर 17वीं तारीख को क्या पड़ता है, शनिवार पड़ता है। तो हम 15वीं तिथि को हम निकाल सकते हैं कौन सा तिथि है। आइए अब आंसर की तरफ देखते हैं, क्या आंसर होगा इसका ऑप्शन के हिसाब से। कथन 2 में दिया डाटा अकेले ही प्रश्न देने के लिए उत्तर है, पर्याप्त है। जबकि कथन एकदम सही है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज ही हम 48 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। अब 49वें क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखिए 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प को पता लगा जो चिन्ह प्रश्न है। यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये 216, ये 252 है। ठीक है, तो 216 252 इन तीनों को जोड़िए तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ये किसी का स्क्वायर और रूट तो लगना है, इसीलिए स्क्वायर रूट का लॉजिक नहीं लगेगा। तो इन सभी को जोड़िए 9 आ रहा है, इन सभी को जोड़िए 9 आ रहा है। इसको जोड़िए कितना आ रहा है, 5 6 5 11, 11 4 15 आ रहा है। तो इसमें भी जोड़िए 8 8 6, ये नहीं होगा। 8 4 12 12, ये भी नहीं होगा। 8 3 6 3 9 7 8, ये भी नहीं होगा। 6 6 12, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टीचिंग टीथिंग का। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो बहुत अच्छा लेवल का पूछ रहा है। आपको मैं फिर से एक बार बता दूं, देखिए TEETHING, आपको क्या करना है, CUQGEBR। अब इसको नंबरिंग कर लीजिए। टी का कितना होता है, 20, 5 5 20, 8 9 14 और 7। इसी वजह इसको देखिए 3। यू का कितना होता है, 21। क्यू का होता है 17, 7 5 11 2 और 18। अब आपको देखना होगा कि क्या दिक्कत है इसमें, कितना क्या बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए 3 से 2 हो गया 5, 3 प्लस 2 हो गया, और ये 1 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, प्लस 1 बढ़ा है। तो इधर से प्लस 1 बढ़ा है, इधर से प्लस 2 बढ़ा है, फिर इधर से कितना बढ़ा है, देखिए इधर से प्लस 2 बढ़ा है, फिर इधर से कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। ठीक है, फिर इधर से देखिए कितना बढ़ा है, ये 3 बढ़ा है। फिर इधर से कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। इधर से कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। इधर से कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब आइए सैटरडे का देखते हैं। सैटरडे, इधर से कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा था ना, तो एक से एस टी हो जाएगा। टी इधर से ऊपर से नीचे से बढ़ा था, कितना 2 बढ़ा था, ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर वाई हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्स वाई जेड, वाई एक ही बढ़ा था तभी तो 2 बढ़ा था। ठीक, तो वाई टी हो गया। उसके बाद टी के इधर कितना बढ़ा था, 2 बढ़ा था। कितना बढ़ा था, देखिए यहाँ पे 2 बढ़ा था। तो यहाँ पे टी अब 22 हो जाएगा। 22 के लिए क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। 22 के लिए वी लिखेंगे। इधर से कितना यू 21 था, इधर से 3 बढ़ा था, तो कितना हो जाएगा 18। तो कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। वाई टी आर वी, वाई टी आर बी, वाई टी आर बी हमको किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में ही दिख रहा है। तो हमारा वाई टी आर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 50 तक मैं क्वेश्चन करा चुका हूं दोस्तों। अब नेक्स्ट जो है कि 91वें क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। आइए चलते हैं, करंट अफेयर शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं 50 तक करा चुका हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर
शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए दोस्तों, आइए करंट अफेयर पढ़ते हैं। ठीक है, करंट अफेयर का सब 51 क्वेश्चन, हम लोग 50 तक जा चुके थे। अभी आप तक लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक कर दिए, शेयर करना है शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं 51 क्वेश्चन। भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच हाल में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार का आरंभ आयोजन किया? ठीक है, देखिए वज्र प्रहार कहाँ का है? अमेरिका का। ठीक है, कहाँ का है? अमेरिका का। भारत और अमेरिका के बीच विशेष बलों के बीच हाल में हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पे हुआ है? हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार का अभ्यास किया गया है। वो अभ्यास हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में आयोजित किया गया। इस अभ्यास के आयोजन बारी बारी से अमेरिका और भारत में किया जाता है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बलों के बीच इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ावा देना है। और भारतीय सेना के विशेष बल वे बल हैं जो भारतीय सेना की सीधी कमान के अधीन होते हैं। ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रामागुंडम में 100 वाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यह किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये 100 मेगावाट और 5 लाख फोटोवोल्टिक पैनल की क्षमता के साथ तेलंगाना के रामगुंडम, तेलंगाना, ठीक है, किसमें? तेलंगाना के रामगुंडम में हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तेलंगाना के रामगुंडम में स्थापित किया जाएगा। यह मई के लगभग रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट जलाशय में स्थापित किया जाएगा। और यह राष्ट्रीय ताप विद्युत नियम एनटीपीसी के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि अनुमानित लागत 423 करोड़ रुपए आएंगे, लगभग 423 करोड़ रुपए। और सोलर पैनल को 450 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा तथा कार्बन को कम करेगा। इसके हरित ऊर्जा उत्पादन कुल क्षमता 30% बढ़ जाएगा। ठीक है, RCEP, देखिए RCEP की पुष्टि करने वाला पहला देश कौन है? तो मैं बता दूं, सिंगापुर ने चीन के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौते रीजनल, इसको किसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स और पार्टनरशिप समझौते को मंजूरी दी है। ठीक है, कौन दिया मंजूरी? सिंगापुर ने इसको मंजूरी दे दी है। ठीक है, सिंगापुर ने इसको मंजूरी दे दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश E9 का सदस्य नहीं है? आ जाइए देखते हैं। देखिए, हाल ही में E9, इस E9 में कौन कौन से देश हैं? E9 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। E9 कौन कौन से? बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान देशों के शिक्षा मंत्रियों की एक परामर्श बैठक हुई। यह बैठक संवत विकास और सतत विकास लक्ष्य संख्या 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर SDG 4 की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के संबंधित में आयोजित की गई थी। और हाल में ई में कौन सा देश नहीं है? दक्षिण अफ्रीका नहीं है। E9 में दक्षिण अफ्रीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस बैंक ने HPCL को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यूनी कार्बन कार्ड लॉन्च किया? ठीक है, तो कौन सा यूनी कार्ड लॉन्च किया? कौन सा देश लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है कौन सा, मतलब कौन सा बैंक लॉन्च किया है? यूनियन बैंक ने लॉन्च किया। ठीक है, आगे आ जाइए। हाल में किस प्रसिद्ध मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? इसको मिला है। तो 56 का जो देखिए 56 तक आ गए हैं, कौन सा इसका नाम हो जाएगा? जाने माने मराठी लेखक डॉक्टर सरल कुमार लिम्बाने। ठीक है, यही है जाने माने, बहुत ही जाने माने प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं। और 2020 में इनको सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें पुस्तक सनातन के लिए दिया जा रहा है। और डॉक्टर लिम्बाले की पहली की पुस्तक सनातन को 2018 में प्रकाशित किया गया था। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक पट्टिका प्रदान की जाती है। और के बिरला फाउंडेशन 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान देश का सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। किसको किया गया है? साउथ सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता कौन है? रजनीकांत है, जिनको क्या दिया गया? 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। और वो कितने उम्र के हैं? वो लगभग 45 वर्ष की उम्र है। और 2019 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रजनीकांत ने 160 से अधिक फिल्में में काम किया है। उन्होंने बॉलीवुड, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बंगाली जैसे भारतीय फिल्मों के उद्योग में भी काम किया है। और उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण 2000 में मिला था। पद्म
पद्म विभूषण 2016 और विभूषण 2016 में प्राप्त सम्मानित किया गया था। वह देश का सर्वोच्च यह देश का सर्वोच्च फिल्म सम्मान है और इसे 1969 में सरकार द्वारा शुरू किया था। किसको? दादा साहब फाल्के पुरस्कार को। ठीक है, आइए नेक्स्ट। इसमें क्या दिया जाता है? एक स्वर्ण कमल दिया जाता है और एक साल दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, 58 पे आ जाइए। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 48वें कौन थे? देखिए 48वें, जिसको देखिए जस्टिस एनवी, मैं बता रहा हूँ, जस्टिस एनवी रमना। जस्टिस एवी रमना जो है ये होंगे चीफ जस्टिस 48वें मुख्य न्यायाधीश यही होंगे जिन्हें नियुक्ति दी गई। हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वर्तमान CJIS अरविंद मतलब CGIS SA बोबड़े, शरद चंद्र बोबड़े 23 अप्रैल 2000 को रिटायर हुए। इससे 47वें कौन है? शरद चंद्र बोबड़े हैं। जस्टिस रमना के नाम से सिफारिश की। न्यायमूर्ति रमना 28 अगस्त 2022 तक इस पद पर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 59 क्वेश्चन पे, DRDO को किस संस्थान ने मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाजों की सुरक्षा हेतु एक उन्नत चिप प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो DRDO ने एक नया सिस्टम जो है लॉन्च किया है। DRDO ने दुश्मन के लिए रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर में इसको किया है। मिसाइल के खिलाफ नौसेना जहाज को सुरक्षा के लिए एडवांस चाफ CHA चाफ है। ठीक है, तो DRDO किस संस्था में हम लोग नौसेना के जहाजों की सुरक्षा उन्नत चिप प्रौद्योगिकी विकसित की? कौन सा? रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर। ठीक है, चाफ क्या एक प्रकार से यही है। ठीक है, आगे आ जाइए नेक्स्ट पे। कौन सा देश पुरुषों में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी उज्बेकिस्तान ने करेगा। कौन करेगा? उज्बेकिस्तान करेगा। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, कहाँ पे होगा? ताश उसकी राजधानी ताशकंद में होगा। और बॉक्सिंग फाउंडेशन ऑफ उज्बेकिस्तान द्वारा सफल बोली के बाद 2023 AIBA पुरुष मुक्केबाजी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप प्रदान की गई थी। प्रतियोगिता का 22वां संस्करण होगा। ये कौन सा संस्करण होगा? 22वां संस्करण होगा। और पहला संस्करण होगा जब उज्बेकिस्तान इसकी मेजबानी करेगा। पहली बार ये उज्बेकिस्तान इसकी मेजबानी करेगा। 22वां है संस्करण 2023 की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप ताशकंद में आयोजित किया जाएगा या मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित सामान्य जागरूकता क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में सूची में शामिल है? तो ध्यान दीजिएगा, अहमद शाह। कौन सा? अहमद शाह द्वारा स्थापित अहमदाबाद। ये कौन सा दोस्त? अहमद शाह के द्वारा अहमदाबाद को क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। 600 से अधिक पुरानी 4 दीवारी युक्त शहर जुलाई 2017 में भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित की गई थी, जो कि शहर की अनूठी विरासत की पहचान है। लगभग 600 पोल या पड़ोस की सदियों से पुरानी लकड़ी के आवासों में रहने वाले 4 लाख अनुमानित आबादी वाले 5.5 किलोमीटर की दीवार से घिरे शहर के क्षेत्र जीविका विरासत मानी जाती है। यूनेस्को ने पोलैंड के क्राकोव में एक बैठक यह घोषणा की थी। तो अहमद शाह के द्वारा दर्शाया गया शहर को विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया। किस शहर को? अहमदाबाद को शामिल कर दिया गया है। 62 क्वेश्चन पे आ जाइए। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर 2 आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने शहर की डिजाइन तैयार करने का श्रेय दिया था। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट मेकर, ये नई दिल्ली को इन्होंने तैयार किया था। ठीक है, सर एडविन लुटियंस और एक अंग्रेज वास्तुकार थे और जिन्होंने नई दिल्ली के डिजाइन और निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो बाद में भारत सरकार के प्रमुख कार्यालय के रूप में काम किया था। सर हार्बर्ट बेकर के सहयोग से वह नई दिल्ली के इंडिया गेट जैसे स्मारकों का मुख्य वास्तुकार थे। उन्होंने वायसराय हाउस भी डिजाइन किया है, जिसे अब राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आ जाइए 63 क्वेश्चन पे। हेमिस्तु त्योहार इनमें से किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो हेमिस्तु जो है त्योहार
गुरु पदासंभव लद्दाख के हेमिस लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस त्योहार तिब्बती कैलेंडर के चंद्रमा तेशु के 10वें दिन मनाया जाता है। 10वें दिन इसको मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गुरु पदासंभव जी के द्वारा 2 दिवसीय उत्सव के रूप में गुरु पदासंभव की जयंती मनाई जाती है। इस दिन हेमिस मठ के समारोह की मेजबानी करने के लिए खूबसूरती से सजाया जाता है। इस 2 दिवसीय महोत्सव में दौरान लंबे सांगों के साथ मुखौटों के सुशोभित छाम नामा के लामा नृत्य करते हैं। विशेष प्रकार का ढोल मदिरा और भूपू बजाकर धार्मिक नाटक प्रस्तुत करते हैं। यह महोत्सव हर 12 वर्ष के उपरांत जब भोट पंचांग के अनुसार बंदर वर्ष आता है तो 4 मंजिला ऊंची गुरु पदानंबर की मूर्ति अर्थात थंका सिर के कपड़े बनाई गई तस्वीर प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। बसंत का त्यौहार अली आई लियांग, ठीक है। 64वां अली आई लियांग असम की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मिसिंग का पारंपरिक त्यौहार है। तो अली कैसा त्यौहार है ये असम की एक त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? असम का एक त्यौहार, ठीक है। यह कृषि से जुड़ा वसंत ऋतु मनाए जाने वाला त्यौहार है। विशेष रूप से आहू की धान की खेती की शुरुआत के साथ है और यह त्यौहार फाल्गुन महीने में पहले बुधवार को मनाया जाता है जो कि फरवरी के मध्य में शुरू होता है, ठीक है। पंचायती राज संरचना के कितने स्तर होते हैं? 65वां क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। तो 65वां क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। पंचायती भारत में संविधान 73वीं संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शुरू की गई त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन प्रणाली का संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसल पत्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लेसल पत्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य? ये है नागालैंड का। किसका है? नागालैंड का ये लोक नृत्य है। राज्य के अन्य लोक नृत्य में से आलूकट, अग्रुसु कुल्लू और तितली नृत्य, चंगाई नृत्य, खंभालीन, कुकी नृत्य, मयूर नृत्य, मोदसे नृत्य, मोनियोसो, सकल, केकेई, सीचा और कुकुई, कूचो, शंकई और मोएसाई तथा रेगमा तथा आदि इसमें शामिल हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाइए, देखिए लेसल पत्तू किसका है? नागालैंड का है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित मी दम मीफी मनाया जाता है? ये देखिए, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आइए देखिए, मी दम मीफी असम का त्यौहार है। कहाँ का त्यौहार है? असम का त्यौहार है, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया था ना किस राज्य बसंत का त्यौहार अली लियांग भी असम का है, तो ये भी एक असम का है। मीदम मीफी ये 31 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 31 जनवरी को ये मनाया जाता है। ये दिवंगत की याद में पूर्वजों की पूजा के लिए एक सांप्रदायिक त्यौहार है दोस्तों, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फ्री वायर्स ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन, ठीक है। द फ्री वायर्स ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हुए रवीश कुमार हैं। कौन है? द फ्री वायर्स ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन को रवीश कुमार ने लिखा था। यह मूल रूप से 27 फरवरी 2018 को प्रकाशित हुई थी और यह पुस्तक वर्तमान में भारत के समकालीन मामलों का एक लोचनात्मक आलोचना प्रस्तुत करता है। भारत के सर्वोच्च मतलब 69 क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? सर, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर ये पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ किसकी शुरुआत कब की गई थी? 1961 में की गई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की ओर से भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत हुई थी। यह भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को उनके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट का योगदान के लिए दिया जाता है और प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। भारत में मौजूद में कितने नाभिकीय विद्युत संयंत्र मौजूद है? आज ये नवंबर 2020 इसमें कितने? 7 हैं। तो कितने हैं? 7 हैं। नवंबर 2020 के अनुसार मतलब 20 तक भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन में 22 परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 6780 मेगावाट है। 6780 मेगावाट है। और 7 और रिएक्टर 40
4300 मतलब 43,000 मेगावाट की संयुक्त उत्पादन क्षमता के साथ निर्माणाधीन है। ठीक है, आ जाइए अब आ जाइए क्वेश्चन आ जाते हैं अपठति हिंदी गद्यांश के बारे में पढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को खत्म करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर उदाहरित प्रश्नों को उत्तर दिए। आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वो अपने रहन सहन का स्तर को साधारण रखे। उसे ना तो फैशन की ओर ध्यान देना चाहिए, ना ही उसको शरीर की सजावट पर लगा रहना चाहिए, क्योंकि ये बातें विद्यार्थी जीवन को नष्ट कर देती हैं, यहाँ तक उसके भावी जीवन को कलुषित कर देती हैं। विद्यार्थी को उच्च विचार रखने चाहिए जिससे उनका मन पवित्र हो, शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहेगा, तब संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं रहेगा जिसे वो ना कर सके। आदर्श विद्यार्थी के लिए परम आवश्यक है कि वो विद्यालय से प्रत्येक कार्य में भाग ले, इससे उसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा और निर्भयता आती है। आ जाइए देखते हैं 71वां क्वेश्चन, हमने इसको पढ़ा। अब देखिए क्या है, निम्न आदर्श विद्यार्थी के कर्तव्य क्या होने चाहिए, तो रहन सहन साधारण रखना और फैशन की ओर ध्यान नहीं देना। उपयुक्त को उपयुक्त दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों रहन सहन साधारण रखना और फैशन का ओर ध्यान न देना, ये दोनों हो जाएंगे। विद्यार्थी का उच्च विचार क्यों रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या क्या होता है देखते हैं, मन पवित्र रहता है और शरीर स्वस्थ रहता है। बिल्कुल सही, दोनों हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। विद्यार्थी के लिए क्या आवश्यक है, विद्यार्थी के लिए क्या आवश्यक है देखते हैं, फैशन करना, कम पढ़ना, गाना गाना, विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में हिस्सा लेना। देखिए कम, ये आवश्यक नहीं, ये आवश्यक नहीं, ये आवश्यक नहीं, चौथा ऑप्शन इज द मतलब विद्यालय के प्रत्येक गतिविधियों में हिस्सा लेना। ठीक है, आ जाइए 74वां क्वेश्चन पे। 74 क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा एवं निर्भरता कहाँ से आती है। विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा विद्यालय से आती है, ना कि घर से आती है, ना मित्र, ना छवि ग्रह से। कहाँ से आती है, विद्यालय से आती है। 75वां क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के ऊपर शीर्षक क्या हो सकता है। सादा जीवन उच्च विचार नहीं हो सकता है, विद्यार्थी जीवन नहीं हो सकता है, अच्छे विद्यार्थी गुण भी, ये भी नहीं हो सकता। सबसे बेस्ट इसमें विद्यार्थी का कर्तव्य के बारे में यहाँ पे बात की गई, इसलिए इसका शीर्षक क्या हो सकता है, विद्यार्थी का कर्तव्य हो सकता है। आज 76वां से 78 80 तक क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। समय बहुत मूल्यवान है, समय किसी के लिए रुकता नहीं। संसार में वो व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है जो समय के सही उपयोग करता है, और विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है। कुछ विद्यार्थी नित्य का कार्य पूरा कर लेते हैं, कुछ आराम से अगले दिन पर करते हैं, कुछ अपना समय बेकार की बातें बनाने में बिताते हैं, गृह कार्य पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका परिणाम होता है कि वे शिक्षा में पिछड़ जाते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं। नित्य अपना काम पूरा करने वाले उत्तीर्ण होते हैं। अतः समय के सदुपयोग का महत्व समझो और समय का सही उपयोग करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। देखिए ये कौन किसी के लिए नहीं रुकता, समय। देखिए प्रश्न आ गया, कौन किसके लिए नहीं रुकता, किसी के लिए, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। समय को बेकार बिताने का क्या नतीजा होता है, अपने कार्य में असफलता मिलती है। क्या मिलती है, असफलता मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, समय पर काम पूरा करने वाला विद्यार्थी क्या पाते हैं। समय पर यदि जो काम पूरा करता है तो क्या पाते हैं, सफलता पाते हैं। क्या पाते हैं, सफलता पाते हैं, मतलब दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाइए 78वां क्वेश्चन, 79 क्वेश्चन पे, 79 क्वेश्चन पे। तो 79 क्वेश्चन क्या कर रहा है, समय को मूल्यवान क्यों माना जाता है। देखिए समय को मूल्यवान क्यों माना जाता है, समय का जीवन में उपयोगिता के कारण, समय का आधार होने के कारण, उपयुक्त तो दोनों। देखिए दोनों हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। 79 का गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक को चुनिए। समय का सदुपयोग, समय का महत्व, समय सफलता का आधार, ये नहीं होगा समय और सफलता, तो क्या हो जाएगा, समय का सदुपयोग हो जाएगा, सही हो जाएगा। समय का सदुपयोग भी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ग्राफ आ गया, ग्राफ के क्वेश्चन को मैं भी आपको कराता हूँ। देखिए ये ग्राफ के क्वेश्चन 81 से लेके आपको 85 तक है। ठीक है, आइए देखते हैं। निम्न दंड आरेख क्या दिया हुआ है, निम्न दंड आरेख पर आधारित है, आरेख को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। XYZ रेलवेज का वित्तीय विवरण है। ठीक है, क्या है, ये रेलवे का वित्तीय विवरण है। 1993 से लेकर 1994 तक ये दो बॉक्स दिए हुए हैं। ये सकल ट्रैफिक प्राप्ति और कुल व्यय है। ठीक है, कितना कुल खर्चा हुआ है और ट्रैफिक का प्राप्ति कितना, ये दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप समझ सकते हैं 51, और ये करोड़ों में दिया हुआ है, 5100 करोड़, 5300 करोड़। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5100 करोड़ और 5300 करोड़ इसमें पूरा दिया हुआ है। देखिएगा, उसके बाद ये सब चीज़ें दी हैं, 5100 दिया हुआ कुल व्यय, और सकल ट्रैफिक दिया है 6400 करोड़, 7500 करोड़ कितना दिया, 7500 करोड़ कितना होगा सकल ट्रैफिक प्राप्ति। ये सब चीज़ें आपको डाटा में दिया हुआ है। ठीक है, ये रेलवे का वित्तीय विवरण है। क्या है, रेलवे का वित्तीय विवरण है। तो 81 में देखिए क्या होगा,
तो दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1993 से लेकर 94 की तुलना में 1995 से 96 में सकल ट्रैफिक की प्राप्ति में कितने % की वृद्धि हुई है। तो आप देखिए इसमें सकल में कितना था, ये 5300 था, 5300 करोड़ था। तो और ये कब का है, ये 1993 से लेकर 1994 का है। 1995 से लेकर 96 तक कितना होगा, 7500 हुआ। कितना हुआ, 7500। वृद्धि देखिए कितने को हुई है, वृद्धि हो गई है लगभग जीरो, देखिए 2200 करोड़ की। कितनी हुई है, 2200 करोड़ की वृद्धि हुई है। कितने पे वृद्धि हुई है, 5300 पे हुई है। जीरो जीरो कर दीजिए, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, इसको काटिए, 53 53 चौके मतलब हो जाएगा 441.5, लगभग कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि लाभ बराबर सकल ट्रैफिक प्राप्ति माइनस कुल व्यय, ठीक, अगर सकल ट्रैफिक प्राप्ति और कुल व्यय हो तो 1996 और 97 में सकल ट्रैफिक प्राप्ति का कितना हिस्सा लाभ हुआ है, सकल ट्रैफिक प्राप्ति का कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, लाभ को हमको निकालना है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए हमारा ये 96-97 पे हम जाते हैं। तो जब 96-97 जाएंगे तो देखिए 8500 सकल ट्रैफिक लाभ है, प्राप्ति है, और वह कितना है, 8000 है। इसका मतलब इसका अंतर देखिए कितने का है, 500 का अंतर है, 500 करोड़ का। और आप पूछे हैं सकल, क्वेश्चन में पूछा क्या है, सकल ट्रैफिक प्राप्ति का 1%। अगर पूछ देता कि कुल व्यय की प्राप्ति का प्रतिशत, तो यहाँ पे 8000 नीचे लिखते हैं। लेकिन अगर पूछा क्या है सकल ट्रैफिक प्राप्ति का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8500 गुणे में 100, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हो जाएगा 100। तो 100 बटा में 70 हो जाएगा। इसको आप भाग देंगे, 100 बटा में 17 हो जाएगा। तो जब इसको भाग देंगे तो 17 25 95, 5.9 लगभग कितना हो जाएगा, 5.9 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किस वर्ष में सकल ट्रैफिक प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में लाभ अधिकतम है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि उन कितना लाभ है सबसे ज़्यादा, सकल सकल के हिसाब से, मतलब किस वर्ष में सकल ट्रैफिक प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में लाभ अधिकतम है। तो आप देख सकते हैं कि हमने अभी निकाला, यहाँ पे 4 5 वर्ष दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 5। तो हमने पहला निकाला, तो हमने निकाला 5.9 आया। ठीक है, हम और दूसरा निकाल देते हैं। तो दूसरा निकालेंगे तो 6400 में से 1994, देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम निकालते हैं, क्योंकि इसमें 94 से लेके 95 96 98 दिया था। हम 78 79 लेते हैं, 78 to 79 लेंगे तो 8400 से कितना बढ़ा है, 8800 बढ़ा है। ठीक है, कितना बढ़ा है, रुकिए क्लियर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, 94, सॉरी कितना दिया, 9400 से 8800। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 9400 से 8800 बढ़ा है। किस पे हम ले रहे हैं, हमको लेना है सकल पे लेना है, तो 94 आ जाएगा। जब इसको करेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 600 बटा में 9400 गुणे कितना हो जाएगा, 100, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 94 भागे 600, तो जब 600 में 94 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.38 आएगा। कितना आएगा, 6.38%। सबसे अधिकतम पूछा है, तो ये अभी हमारा इसका आ गया 6.38। और अभी हमने हाल में निकाला किसका, 96 97 का कितना निकाला, इसका हो गया 6.38, और इसका निकाला 5.9 निकाला, 5.9%। अब 95 से 96 का निकालते हैं, 95 से 96 का 7500 मतलब 75 है। उसके बाद कितना है, 95 से 90, 75 से लेकर के 7500 माइनस 6900 बटा में 7500, इसमें से इसको घटाएंगे, जीरो जीरो, 5 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 500, 15 में से 9 जाएगा तो 600, कितना, सॉरी 600, और ये हो जाएगा 7500 गुणे 100। तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा। अब 600 बटा में 75, 600 बटा में 75 हो जाएगा। तो 600 बटा में जब 75 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8000। कितना आ जाएगा, 8000। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8% आ गई। 94 95 के देखा जाए तो 94 95 में कितना दिया है, 6400 माइनस 6400 माइनस 5800। तो लिखते हैं यहाँ पे, तो 6400 माइनस 5800 करेंगे तो 6400 माइनस 5800 भागे 6400। तो 6400 में से जब 58 घटाएंगे
5800 घटाएंगे तो आ जाएगा 600 बटा में 64, और इसको जब गुणे 100 कर देंगे तो 2 जीरो 2 को 64 करेंगे तो 9.4 आएगा। तो 9.4 आ गया। अब आप एक बात बताइए, इसमें से कौन सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लाभ आप प्रतिशत में देखेंगे चारों ऑप्शन का, तो इसका सबसे ज़्यादा लाभ किसका है? डी का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब देखिए क्या दिया है, यदि कुल व्यय वही रहे तो 10% का लाभ पाने के लिए 1994 को सकल ट्रैफिक करोड़ कितनी होनी चाहिए? तो ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है। तो कुल व्यय वही रहे ना, तो आइए देखते हैं, सकल ट्रैफिक लाभ और कुल लाभ गुणे 100, तो इसका हमको देखना पड़ेगा कितना दिया था। 10% लाभ चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम आपको दिखाते हैं, एक मिनट। तो हम जो सकल होता था, सकल में से क्या करते थे, व्यय को माइनस कर देते थे, व्यय को माइनस करते थे, और बटा में जो सकल हुआ करता था उसको लिखते थे, और गुणा 100 करते थे, और वही हमारा लाभ आता था। वही हमारा 10% लाभ होना चाहिए, इसमें 10% मांग रहा है। तो सकल हमारा कितना है? अब देखा जाए, यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए हम एक फार्मूला बता रहे हैं, जैसे लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है सकल माइनस व्यय बटा में सकल गुणे 100। ठीक है, ये हम निकालते थे। तो इस सकल, जब इस सकल इस सब भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस व्यय बटा में सकल, और ये गुणे में हो जाएगा 100। ठीक है, अब ये देखिए लाभ इधर 10% था, तो 10% उधर जाके क्या हो जाएगा, गुण डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो ये बचेगा क्या, डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। ये वन उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब इधर आके 1 माइनस 10/100, और ये हमारा बचेगा क्या, कुल व्यय, कुल व्यय बटा में सकल लाभ। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। और कुल व्यय हमारा कितना दिया, हमको सकल लाभ ही निकालना था, तो कुल व्यय हमारा दिया हुआ है 5800। कितना दिया है, 5800 दिया, बटा में सकल। तो अब सकल निकालने के लिए क्या करेंगे, 5800 में 0.9 का क्या करेंगे, भाग देंगे। जब भाग देंगे तो कितना होगा, 6444 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। 6444 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। हमारा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1993 1994 से लेकर 1997 से लेकर 1998 के समय काल में व्यय में कितने करोड़ की वृद्धि हुई थी? तो देखिए व्यय में कितने करोड़ की वृद्धि हुई थी, आइए इसको देखते हैं। अब देखिए 85 क्वेश्चन पे आ जाइए। 1993 से लेकर 1997 98 तक के समय काल में व्यय में कितने करोड़ की वृद्धि हुई है? देखिए यदि आप देखेंगे तो टोटल कितना था, 1993 में कितना था, 8800 था। कितना था, 8800 हो जाएगा। और उसके बाद उसमें इस 97 98 तक 8800 तक था, और उसके बाद जो शुरुआत में कितना था, 5300 तक था। कितना था, 5300 तक था। कितना, 5300 तक, इतने करोड़ के था। इन दोनों को जब अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 8800 करोड़, और उसके बाद ये 5100 करोड़, इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3700 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, खींचा गया निम्न पाई चार्ट, नीचे क्या दिया है दोस्तों, पाई चार्ट दिया हुआ है। एक परिवार के वर्ष 2001 से विभिन्न मदों पे हुए व्यय तथा बचत को दर्शाता है। आलेख का अध्ययन कीजिए और आगे दिए गए प्रश्नों का उत्तर कीजिए। देखिए ये है एक आलेख, ठीक है। इसमें दिया हुआ है 5% परिवहन पे खर्चा किया है, बच्चों की शिक्षा पे 12% खर्चा किया है, मकान पे 15% का खर्चा किया है, कपड़े पे 10% का खर्चा किया है, भोजन पे भी 23% का खर्चा किया है, और जो है कि बचत पर कितना खर्चा किया है, 15% खर्चा किया है। ठीक है, और अन्य मदों पे कितना कर दिया है, 20%, मतलब अन्य चीज़ों पे भी कितने का खर्चा किया है, 20% का खर्चा किया है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 100%। अब ध्यान दिए, परिवार का सबसे अधिक व्यय निम्न पर हुआ है। तो सबसे अधिक व्यय अगर देखा जाए तो किस पे हुआ है, भोजन पे हुआ है। किस पे हुआ है,
भोजन पर हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें दिखा रहा है कितना है 23%, उससे सब कम ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला क्या है, परिवार की वर्ष में हुई कल कुल बचत निम्न पर हुए व्यय के बराबर थी। देखिए परिवार के वर्ष में हुई कुल बचत कितनी है, अभी इसमें बचत कितना दिया है 15% है, और निम्न पर हुए व्यय के बराबर थी, किसके बराबर थी, तो देखिए 15% बचत हुआ है, तो 15% क्या हुआ, मकान पे खर्चा भी हुआ है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मकान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मकान हो जाएगा, ठीक है। परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत व्यय हुआ है, परिवहन और अन्य मदों, परिवहन पे 5% और अन्य मदों पे कितना हुआ है 25%, मतलब 5 कुल मिला के परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत व्यय हुआ, तो 20% अन्य मदों पे हुआ है और 5% परिवहन पे हुआ। देखिए 20% अन्य मदों पे हुआ है और 5% परिवहन पे हुआ है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, बताइए, आप ही बताइए, 25% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 88 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, अब आ जाते हैं 89 क्वेश्चन पे। यदि परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो बच्चों की शिक्षा पर कितना धन व्यय हुआ, तो यदि परिवार की आय जो है 1 लाख थी, तो बच्चों की शिक्षा पे आपको मैं बता दूं, बच्चों की शिक्षा पे हुआ है 12% खर्च हुआ है, कितना खर्चा हुआ है 12%, आप देख सकते हैं, तो 12% बच्चों की शिक्षा पर कितना धन व्यय हुआ है, तो आइए देखते हैं 12% हुआ है, तो 1 लाख का आप 12% निकाल लेंगे, तो 1 लाख का जब 12% आप निकालें तो 12/100, 2 जीरो कर देंगे, 12,000 रुपया आया, बच्चों पे कितना आया है 12,000 आया, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। यदि वर्ष की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो मकान और परिवहन पर हुए व्यय के अंतर था। देखिए 1 लाख रुपए अगर पूरे वर्ष की आय है, तो मकान और परिवहन देखिए, मकान कितना है, मकान हमारा 15% है और परिवहन 5% है, इनके बीच का अंतर कितना है 10%, तो आप 10% क्या करेंगे निकाल देंगे 1 लाख का जब आप 10% निकालेंगे तो मुझे निकाल सकते हैं, 1 लाख का 10%, 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो कर, 1 जीरो से कितना हो जाएगा 10,000 आ जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी, मतलब ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, तालिका की व्याख्या और विश्लेषण करना है, क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं, 90 तक आ गए और अंतिम 10 क्वेश्चन पे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ तक अगर आए हैं वीडियो देखते हुए और इस वीडियो में कोई गड़बड़ी तो है हुई नहीं है, आप अच्छे से इसको करते हुए आए होंगे, आप क्या करिए, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों इसको वीडियो बनाने में, आप प्लीज़ दोस्तों लाइक का बटन दबाइए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। आइए देखते हैं तालिका का व्याख्यान विश्लेषण, 91 से लेकर 91 से 95 निम्न सारणी 7 कॉलेजों की संख्या दर्ज आती है, देखिए कॉलेज ABCDEFG से हैं और ये पाठ्यक्रम दिया है, क्या है, पाठ्येतर क्रियाकलाप दिया है 1 2 3 4, इसमें ये ठीक है दर्शाती है। देखिए क्रियाकलाप 4, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है 91 का, क्रियाकलाप 4 में, क्रियाकलाप ये 4 है में छात्रों की संख्या परिसर रेंज, और क्रियाकलाप 3 में छात्रों की औसत संख्या प्रति कॉलेज का अंतर है, प्रति कॉलेज का अंतर है, तो ये क्वेश्चन को आपको समझना होगा, क्रियाकलाप 3 में छात्रों का औसत निकालना पड़ेगा, तो मैं देखिए डायरेक्ट निकालने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ, तो क्रियाकलाप 3 के छात्रों का औसत निकालिए, तो क्रियाकलाप में औसत सातों कॉलेज का औसत क्या हो जाएगा, 65 प्लस 130 प्लस 420 प्लस 75 प्लस 540 प्लस 200 प्लस 153, इसको जोड़ के हमको कितने 7 से भाग देना पड़ेगा, तो औसत हमको मिल जाएगा, इन सभी को जोड़िए कितना हो जाएगा 0 5 5 5 5 5 10 और 3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, उसके बाद आ जाइए फिर देखिए 5 0, उसके बाद क्या हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16/7, मतलब 1603, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 1603/7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 229, इसका औसत आ जाएगा, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14, 7 9 63, कितना 229 इसका औसत आ जाएगा। और क्रियाकलाप चौथे में छात्रों की संख्या का परिसर, ठीक है, तो क्रियाकलाप 4 के छात्रों की संख्या परिसर रेंज कितना है देखते हैं इसका, तो परिसर रेंज कितना है,
देखिए दोस्तों, परिसर का रेंज पता करना है तो क्रियाकलाप 4 में परिसर का रेंज देखेंगे तो सबसे 4 में देखिए सबसे कम क्या है 105 है और वो सबसे ज़्यादा क्या है 438 है। इसका मतलब 105 से लेके 438 तक जाएगा। तो 438 माइनस 105 करिए, जब इसको आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 333 आ जाएगा। इन्हीं दोनों का अंतर पूछा है प्रति, और इन दोनों का अंतर बता दीजिए। 229 हो गया 333, इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए। 333 माइनस 229, इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 104। 104 इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्रियाकलाप 2 में छात्रों की संख्या का क्रियाकलाप 4 में छात्रों की संख्या का प्रतिशत है। क्रियाकलाप 2 में देखिए इतने छात्र हैं और क्रियाकलाप 4 में इतने छात्र हैं, सभी को क्या करना पड़ेगा, हमको जोड़ना पड़ेगा। तो आप जोड़िएगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे। यहाँ ये तो करते हैं तो देखिए 100, 200, 5, 2, 300, 500, 600, 700, 800, 900, मतलब 2 में कितने हैं, 2 क्रियाकलापों में 900 छात्र हैं। अब 4 वाले में देखते हैं तो 7, 5, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 8, 8, 7, 5, 12, 12, 8, 20, 20, 8, 20, 20, 5, 25, 25, 5, 30, 30, 0, 0, 30 को 0 हासिल लगा 3। अब देखिए 2, 4 का ही है ना, ठीक है। तो अब जोड़िए 2, 3, 3, 2, 5, 5, 8, 13, 13, 13, 8, 21, 21 में 0, 0, कोई बात नहीं, 21, 3, 24, 24, 5, 29, 29, 1, 30, 30 को 0 फिर से हासिल लगा 3, 3, 3, 6, 7, 7, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ये कितना हो जाएगा 18। इन्हीं दोनों का औसत पता है, 9 गुणे 100, इसको 100 कर दीजिए, एक दूसरे को कर दीजिए, इसको काटिए, ये हो जाएगा 9 कम 9 और दूनी का 18, इसको काटिए कितना हो जाएगा 50। तो आंसर कितना आएगा 50% इज द करेक्ट आंसर। तो 92 का आंसर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 92 का आंसर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे ये क्रियाकलाप 3 से संबंधित आंकड़ों की मध्यिका है। तो क्रियाकलाप 3 से संबंधित आंकड़ों की मध्यिका कैसे निकालेंगे। मध्यिका निकालने का एक तरीका होता है दोस्तों, सबसे पहले देखिए ये 65 है, तो सबसे पहले मध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, इसको नंबर असेंडिंग आर्डर में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो लिख देते हैं 65 के बाद 75, 75 के बाद क्या है 130, 130 के बाद क्या है 153, 153 के बाद है 200, 200 के बाद 420, 400 के बीच क्या है 540। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो अब देखिए इसका मध्यिका बीच वाला होता है तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 153 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 93 का 153 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए नेक्स्ट पे आ जाते हैं 95 क्वेश्चन पे। 95 क्वेश्चन क्या कहता है, क्रियाकलाप 2 तथा 1 में छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। क्रियाकलाप 2 मतलब क्रियाकलाप 2 में हमने निकाला था कितना 900, और क्रियाकलाप 1 में निकाल लेते हैं। तो क्रियाकलाप 900 है, क्रियाकलाप 2 में 1 का कितना है जोड़ते हैं, आइए जोड़ लेते हैं 200, 300, 500, 5, 1000, 1100, 1500, 16, 17, 1800, 19, 20 कितना हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा 2000। तो क्रियाकलाप 1 और क्रियाकलाप 2 तो 9000, अरे 900 प्लस 2, तो क्रियाकलाप 2 और 3, तो 2 का हमारा इतना था, 1 का इतना है, तो इसको काटिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए तो कितना हो जाएगा 9:20 इज द करेक्ट आंसर। मतलब 95 का कितना आंसर हो जाएगा, हमारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा। 95 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हम लोग आ गए अंतिम 5 क्वेश्चनों पे। तो दोस्तों आइए देखते हैं 96 से लेकर 100 तक क्वेश्चन। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का नामांकन भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल अभ्यर्थियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, कुल अभ्यर्थी, ऑनलाइन अभ्यर्थी, अनुपस्थित अभ्यर्थी। ठीक है, परीक्षा केंद्र। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या को कुल अभ्यर्थियों की संख्या प्रतिशत रूप में दर्शाती है। अभ्यर्थियों की कुल संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख कितना है, ये 12 लाख है। ठीक है, 12 लाख है। तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न है। तो ये देखिए एफ में क्या है, कुल अभ्यर्थी 15% है, 15, 20, 40, 40, 50, 60, 60, 40, 100% ये हमने ले लिया, ये पूरा 120% हो गया, अरे 100% हो गया जो कि 12 लाख है। इतने ऑनलाइन अभ्यर्थी, तो इतने अनुपस्थित अभ्यर्थी थे। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यदि ए परीक्षा केंद्र एफ पर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के 15% के बराबर है,
यदि केंद्र ए एफ पर उपस्थित अभ्यर्थी की 15% के बराबर तथा बी परीक्षा केंद्र के उपस्थित अभ्यर्थियों के बराबर है तो ए का बी का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 96 क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए परीक्षा केंद्र एफ उपस्थित का 15% के बराबर है। जैसे मान लीजिए कि ए जो भी है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ए बराबर हमको लिखना है, ए क्या है, परीक्षा ऐप पर उपस्थित, परीक्षा ऐप पे कितने उपस्थित है, 30% उपस्थित हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको छोड़िए, हम क्या करते हैं, ऐप पर उपस्थित गुणे 15, ऐप पर उपस्थित गुणे क्या करते हैं 15% निकालना, उसी के बराबर है। तो हम एफ टोटल कितना एफ, अब क्या करते हैं आगे निकालते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो ये जो है कि ए का 15 मतलब एफ का 15, तो एफ देखिए हम लिख लेते हैं, टोटल 1,20,000 है, सॉरी 12 लाख हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 12 लाख। 12 लाख का 15%, क्योंकि इतने ही उपस्थित कुल अभ्यर्थी हैं, 15% मतलब 15/100 कर देंगे। उसके बाद बोला है कि उसके उपस्थित 64 अनुपस्थित, 36 अनुपस्थित थे, तो उसके क्या हो जाएंगे 64 उपस्थित हो जाएंगे। तो 64%, 64/100, और उसी का कितना परसेंट, उसी का 15%। तो दोस्तों ये 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, ठीक है। तो मतलब ये 5 जीरो तो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो बच जाएगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसको काट लीजिए 3, 15 गुणे 64 गुणे 15 ये हो जाएगा 2, फिर इसको 2 से काटिए हो जाएगा 6, इसको 36 18 गुणे 64 गुणे 15 जब आप करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 15 लाख नहीं 1,53,600 आ जाएगा, 1,53,600 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से बी का क्या बनेगा, बी का ध्यान दीजिएगा कितना आ रहा है, बी केंद्र के पर के का के कितना है, के कितना है, के 16% है, ठीक है। तो लिखेंगे 1,20,000 मतलब 12 लाख, सॉरी 12 लाख का 16% का 16% का 80% उपस्थित, मतलब 20% अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितने होंगे 80%, मतलब 80, डबल जीरो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 4 जीरो खत्म हो जाएगा। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, अरे सॉरी दोस्तों ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे उल्टा, ये 17,280 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 15,300, 1,53,600 आ जाएगा। इन दोनों का ही हमको परसेंटेज निकालना था। तो 17,280 बटा में 15,360, 1,53,300, 1,53,600 गुणे 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको काटिए तो कितना जाएगा 11.25 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों, 11.25 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब परीक्षा केंद्र देखिए, परीक्षा केंद्र एच के एफ से कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या परीक्षा केंद्र जी तथा जे की उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या से कितनी कम होगी। तो देखिए एच के जे, तो यदि एच के जे देखेंगे तो एच में कितने उपस्थित है परीक्षा, अब मैं इसको निकालना पड़ेगा, थोड़ा लंबा जाएगा तो मैं निकालता हूँ। देखिए एच में एच के एफ में कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या, तो एक बार बताइए, 1,12,00,000 तो है ही है ये, 12 लाख में कितना कितना एच कहाँ है, एच ये रहा, 52 लाख में कुल अभ्यर्थी कितने 20% है, तो 20/100 कर देंगे। उसके बाद क्या बोला है 20% अभ्यर्थियों की ऑफलाइन कितना है 44 है, तो 64, सॉरी एच है तो 52 है, तो क्या इसका 48% ऑफलाइन होंगे, तो 48 बटा ये हो गया। एच का हमारी वैल्यू आ जाएगी, मैं लिखते चला जा रहा हूँ 1,15,200 एच का हो गया। उसके बाद के का देखते हैं, तो जब के का देखेंगे तो देखिए के का क्या बोला है, कुल संख्या मतलब 12 लाख का क्या परसेंट है के पे 16%, और देखिए कितने ऑफलाइन है, देखिए 38 ऑफलाइन, ऑनलाइन है तो ऑफलाइन कितने हो जाएंगे 62%, 100 में से घटा दे रहे हैं वही 2 जीरो से, ये देखिए 2 जीरो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,19,040 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। आई जे के एच के एफ हो गया, एफ का देखिए तो एफ का भी ऐसे ही करना है, 12 लाख का के एफ का कहाँ है 15%, 15/100, और गुणे 30% ऑनलाइन है, तो कितने परसेंट ऑफलाइन हो जाएंगे 70%, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, इसका जब गुणा कर लेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा 1,26,000, 1,00,000 इनका जब योग करेंगे, इन तीनों का योगफल करेंगे तो 3 लाख योग एच प्लस के प्लस एफ कितना आ जाएगा 3,60,240, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अभी और मामला फंसा है, मामला क्या फंसा है, उसके बाद अभी इतना हम एक तरफ का निकाला, उसके बाद ये लंबा जी और एच में उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या के कितना परसेंट है। तो अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको,
तो एच देखिए, एच और जे कहाँ पे था, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। तो सॉरी, एच जे नहीं, जी जी जे, तो जी जी हम ले लेते हैं जी। तो जी बराबर कितना हो जाएगा, 12 लाख गुणे कितना, उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी, उपस्थित जी में उपस्थित कितने हैं, देखिए कुल अभ्यर्थी उपस्थित, तो जी हमारा हो गया ये 25% उपस्थित, 25%, ठीक है। 25 कुल अभ्यर्थी का 25% है, और उसमें से 25% अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितने हो जाएंगे, 25% हो जाए, 75% हो जाएंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,25,000, कितना हो जाएगा, 2,25,000 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जी नेक्स्ट पे आ जाइए, जे पे आ जाइए। जे में भी 12 लाख, 12 लाख का कितना परसेंट छात्र हैं जे का, 24%, तो क्या करेंगे, 24 कर लेंगे, 24/100। उसमें कितने के जे का, तो कितने 18 हैं, तो कितने उपस्थित होंगे, 82 उपस्थित हो जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, मतलब 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। इसका जब आप गुणा करेंगे तो 2,36,160 आ जाएगा दोस्तों। मैं कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी गुणा करके लिख रहा हूँ दोस्तों, आप इसको घर पे गुणा करके चेक कर सकते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो अब आ जाइए देखते हैं, जब हमने इतना इतना कर लिया तो अब क्या होगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,61,160 आ जाएगा। वो पूछ रहा था कितना अधिक है, क्या पूछा है, कितना अधिक, यहाँ पे 4,61,000 था, और वो वाला कितना था, वो था 3,60,240 था, 3,60,200, इन्हीं दोनों का अंतर पूछा है। जब इन दोनों का अंतर करेंगे तो 1,09,20 रुपया आ जाएगा, 1,09,20 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 1,09,20 रुपया आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर 2, 98 पे आ जाइए दोस्तों। 98 क्या कह रहा है, परीक्षा केंद्र एफ एच जे तथा जी से ऑफलाइन अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है, तो आप जोड़ लीजिए। देखिए परीक्षा केंद्र सारा बारी बारी से फिर से निकालना पड़ेगा, तो एफ का निकालिए, निकालते हैं हम। देखिए एफ का निकालेंगे कितना, 12 लाख, 12 लाख का क्या, एफ 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 का, तो एफ कहाँ है, ये रहा, 15% कुल अभ्यर्थी हैं 12 लाख के। और क्या पूछा है, ऑफलाइन अभ्यर्थी, तो ऑनलाइन अभ्यर्थी 30 है, तो ऑफलाइन कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। इसका जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12,000, 1,26,000, 1,26,000। उसके बाद आ जाइए कितना, एच पे आ जाइए। एच में भी यही 12 लाख, 12 लाख का कितने परसेंट उप हैं एच पे, 20% है, तो 20% बटा में 100 कर दीजिए, गुणे कितने परसेंट उपस्थित हैं और कितने ऑफलाइन अभ्यर्थी हैं, तो ऑनलाइन कितने हैं, 52 है, तो ऑफलाइन कितने हो जाएंगे, ऑफलाइन हो जाएंगे 54। सर ये एच ही है ना, एच। हाँ ठीक है, कितना, ये 52 है, तो कितना हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, 48 गुणे 100 कर देंगे, तो उसके बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 11,000, सॉरी 1,15,200। एच आ गया। अब आ जाइए जे पे, आ जाइए जे पे भी ऐसे ही लगाएंगे, 12 लाख, कितने, जे पे 24% है, तो क्या लिखेंगे, 24/100, और 52 46% है ऑनलाइन, तो कितने हो जाएंगे, 54% ऑफलाइन हो जाएंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,55,520 हो जाएगा दोस्तों। दिखानी तो देख लीजिएगा एक बार थोड़ा सा। अब आ जाइए नेक्स्ट, जे हो गया। अब आ जाइए जे के बाद क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो जी देखिए क्या है, 12 लाख, 12 लाख का क्या, जी जी का 25%, 25/100, और कितने, 44 ऑफ ऑनलाइन है, तो 56 क्या हो जाएंगे, ऑफलाइन। 4 जीरो से 4 जीरो कटेगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,68,000। क्या पूछा है, कुल संख्या कितनी है, तो सारे को जोड़ दीजिए। तो ये सारे को जब आप जोड़ेंगे, इसको 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 जब सारे को आप जोड़ेंगे, मतलब 1,26,000 प्लस 1,55,520 प्लस 1,68,000 प्लस 1,15,200, सारे को जब आप जोड़ेंगे, जब सारे को आप जोड़ेंगे तो आएगा क्या, 5,64,000
720। थोड़ा सा लेंदी ये पेपर हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं है। देखिए कितना हो जाएगा, 5,64,720। आइए देखते हैं आगे। परीक्षा केंद्र के में कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या का परीक्षा जे की कुल ऑफलाइन अभ्यर्थियों की संख्या से क्या अनुपात है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इस पे। देखिए क्या है प्रश्न। 99 का परीक्षा के है, तो के का परीक्षा के का हम देखेंगे 12 लाख में से देखना है। तो 12 लाख में उपस्थित कितने हैं, देखिए 12 लाख के कितने टोटल हैं, 16 हैं। के तो 16% निकाल दीजिए। अब पूछा क्या है, उपस्थित कुल अभ्यर्थी, उपस्थित अनुपस्थित कितने हैं, 20 हैं। तो उपस्थित कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। 80 हो जाएंगे, 80 बटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1,53,600 हो जाएगा, 1,53,600 हो जाएगा। के का हो गया। उसके बाद आ जाइए, के बाद हमको जे का निकालना है। तो 12 लाख के का, जे का कितना हो जाएगा, 24%। और ये 18 है, तो 18 24%, 18 अनुपस्थित है। जे जे है कि एफ है, जे। अच्छा इसमें ऑनलाइन पूछा, तो 46 ऑनलाइन है, तो 54 कितने हो जाएंगे, ऑफलाइन हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, ऑफलाइन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1,55,520। इसका अनुपात देखिए कितना, 15:36 अनुपाते 1555/20। ठीक है, इसको काटिए। इसको जब काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इस तरह काटते जाएंगे तो 80 अनुपाते 81 आएगा दोस्तों। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, अंतिम क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। परीक्षा केंद्र एच तथा जी को मिलाकर, परीक्षा केंद्र एच तथा जी को मिलाकर उपस्थित अभ्यर्थियों की कुल संख्या। एच का निकालिए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दिया है। एच का निकालिए तो कितना हो जाएगा, 12 लाख। 12 लाख का एच का कितना है, 20%, तो 20/100 कर दीजिए। और कितना पूछा है, उपस्थित, उपस्थित कितना है, तो 36 एच, तो 32 अनुपस्थित है, तो हो जाएगा 68 उपस्थित हो जाएंगे। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16,000, 1,63,200, 63,200 ये हो जाएगा। जी पे यदि देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 लाख 25% है, छात्र है उसमें, और 75% उपस्थित हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2,25,000 हो जाएगा। 2,25,000 इन सभी को जोड़ दीजिए। तो 100 क्वेश्चन में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है। परीक्षा केंद्र एच तथा जी को मिलाकर उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या। तो देखिए एच में कितना हमने निकाला था अभी, 1,63,200 हैं और 2,25,000 हैं। ठीक है, 2,25,000 है, तो तीनों को मिलाकर देखा जाए तो 3,88,200 आ जाएंगे। 3,88,200 आंसर इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं यह चौथा प्रैक्टिस सेट जो है कि सर आज अपलोड कर दूंगा दोस्तों, और आगे के भी अपलोड करूंगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, और लेकिन मैं शॉर्ट वीडियो हो गए, जैसे टोक्यो ओलंपिक हो गया, रियो, जो भी चीज़ें आएंगी जो कि जीके जीएस मैथ, ये सब चीज़ें मैं क्वेश्चन वगैरह आपके लिए डालता रहूँगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।